एक बहुत बड़ी विषय वस्तु आज हम लोग चर्चा करेंगे और आमतौर पे बड़ा कन्फ्यूज़न है। आप पुस्तकों में देखेंगे तो शायद मुझे नहीं लगता कि इतनी व्यापक तरीके से इस विषय के बारे में चर्चा की गई है। और ये विषय है आपका वैश्विक तापन और जलवायु परिवर्तन और उससे जुड़ा हुआ क्योटो प्रोटोकॉल, एक समझौता है ना। मैंने वैश्विक तापन के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी आप लोगों को दी, उसके प्रभाव बताए, ओजोन क्षरण के बारे में बताया, ओजोन क्षरण के बाद ओजोन क्षरण के क्या प्रभाव हुए उसके बारे में भी चर्चा हुई। अब बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या हुए और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में सबसे प्रभावी प्रयास क्योटो प्रोटोकॉल ये क्या है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि मैंने आपको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बताया था, अंतर्राष्ट्रीय जितने भी सम्मेलन और समझौते हैं तो उन्हीं सभी सम्मेलन और समझौतों को आप लोग मेरे साथ समझेंगे और जानेंगे। ठीक है, और चलिए, प्रयास मेरा यही रहेगा कि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए, डिकोड हो जाए। और ये चीज़ जितनी जटिल लगती है उतनी जटिल नहीं है, मैं हमेशा इस चीज़ को यही कहता हूँ, और वास्तव में इतनी जटिल नहीं है ये। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं। पहला मुद्दा है आपका, पहला मुद्दा ये है कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यूनाइटेड नेशन के तत्वाधान पे पहला सम्मेलन हुआ स्टॉकहोम सम्मेलन। कब हुआ? 1972 में। ठीक, डिस्कस हो गई थी ये बात। स्टॉकहोम सम्मेलन से एक संस्था बनी थी यूनेप, है ना, एक संस्था बनी थी यूनेप, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, एक संस्था ये बनी थी। ये हमारी बात हुई थी 1972 पे। इसके बाद मैंने कहा कि इसके 10 साल बाद नैरोबी समिट हुई, 1982 में नैरोबी समिट हुई। ठीक, इसके 20 साल बाद 1972 के 20 साल बाद 1992 में सबसे महत्वपूर्ण समिट हुई जिसको हम रियो सम्मेलन के नाम से जानते हैं। रियो सम्मेलन या फिर पृथ्वी शिखर सम्मेलन, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ, बहुत प्रभावी हुआ और इससे विभिन्न चीज़ें निकल के आई, जैसे एजेंडा 21, जैसे एक संस्था निकल के आई यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, एक संस्था ये निकल के आई, UNFCCC एक संस्था ये निकल के आई, है ना। और विभिन्न संस्था निकल के आई, जैव विविधता पे निकल के आई, मरुस्थलीकरण पे अभिशमन निकल के आए, विभिन्न चीज़ें थी, लेकिन महत्वपूर्ण संस्था ये निकली। और इसका एक सर्वोच्च निकाय बना, COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसका कार्य था 1995 से लगातार जो है शिखर सम्मेलन करना व्यापक तरीके से। ठीक है, तो COP3 हुआ, तीसरा COP जो हुआ ये हुआ जापान के क्योटो शहर में। कहाँ हुआ? जापान के क्योटो शहर पे। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यही था कि किस तरीके से मानव के द्वारा जो विश्व के विभिन्न देश हैं औद्योगिकरण के बाद बड़े स्तर पर जिन्होंने कार्बन उत्सर्जन किया है, बड़े स्तर पर ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन किया है, उसके उत्सर्जन को कम करना। और कैसे कम करना? कानूनी बाध्यताएं लगा करके कम करना। कैसे कम करना? कानूनी बाध्यताएं लगा कर कम करना। देखो बच्चों, ये चीज़ें छपवा तो दूंगा, पहले समझो इसको, दिमाग में आज इस तरीके से बैठा लेना है कि कभी भी आपको इसको लेकर के कोई कंफ्यूजन न रह जाए। बस मेरा इतना सा उद्देश्य है और मैं चाहता हूं कि आप इस उद्देश्य को मेरे पूरा करेंगे। चलिए, अब सबसे पहली चीज ये आपका क्योटो शिखर सम्मेलन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। COP3 ये आपका हुआ, COP3 आपका हुआ, इसको बोलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक, क्या है ये? कानूनी बाध्यकारी समझौता है। किस चीज को लेकर के? ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को लेकर। किस चीज को लेकर? ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को लेकर। अब देखो, एक चीज आप लोग नहीं समझ पाते, NX 1 कंट्री क्या है, NX 2 कंट्री क्या है, नॉन नेक्स्ट कंट्री क्या है, फिर क्या मैकेनिज्म डेवलप किया, किस तरीके से कार्बन एमिशन को कम करना है ना। तो ये सारे टर्म्स आप समझेंगे और चीजों को बहुत ईजिली आप समझ पाएंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में 2-3 बातें आपको बता देता हूं। सबसे पहले जापान के क्योटो शहर में क्या हुआ? 11 दिसंबर 1997 को ये अपनाया गया। क्या? क्योटो प्रोटोकॉल, एक कानूनी बाध्यकारी समझौता। किस लिए? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए, एक बाध्यकारी समझौते के लिए। अब इसका धीरे धीरे पूरा डिकोड कर दूंगा। इस प्रोटोकॉल में क्या किया गया? बहुत सारे इस प्रोटोकॉल में धीरे धीरे देखो, 1997 में तो अपनाया गया लेकिन प्रभावी नहीं हुआ। प्रभावी कब हुआ? 2005 में। लेकिन इससे जुड़े हुए जो नियम कानून है, कैसे इस पूरे मैकेनिज्म को डेवलप किया जाए, इसको कब डेवलप किया गया, इसको डेवलप किया, इसको लेकर विस्तृत नियम कब बनाए गए?
2001 में COP7 होता है। COP7 हुआ कहाँ पे? मोरक्को में, मराकेश में। मोरक्को मराकेश में, मराकोश COP में इस प्रोटोकॉल से संबंधित विस्तृत नियमों को अपनाया गया। अब ये नियम मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, ठीक है। 16 फरवरी 2005 को ये प्रभावी हो गया। 16 फरवरी 2005 को ये प्रभावी हो गया और इसमें प्रतिबद्धताएं रखी गई। प्रतिबद्धताएं 2 चरणों में रखी गई। 2 चरणों में कार्बन एमिशन को कम करना है। पहली प्रतिबद्धता 5 साल के लिए, दूसरी प्रतिबद्धता आपकी 7 साल के लिए। 2 प्रतिबद्धताएं रखी गई, पहली 5 साल के लिए, दूसरी 7 साल के लिए। 5 साल की अवधि 2008 से लेकर के 2012 तक थी, ठीक है। तो 2012 में कतर में, दोहा में समिट हुई, ठीक है। और दोहा में इसको फिर से रिव्यू किया गया और 2013 से लेकर के 2020 तक दूसरा जो है सेक्शन बना। अभी मैं देखो सब चीजें लिखवा दूंगा, अभी चीजों को लिखना नहीं है, पहले समझना है। दूसरी प्रतिबद्धता चल रही है, भारत ने भी अप्रूव किया 2017 में। तो 2013 से 2020 तक दूसरी प्रतिबद्धता अभी चल रही है, पहली प्रतिबद्धता खत्म हो गई, ठीक है। तो क्योटो प्रोटोकॉल कुछ नहीं है, ग्रीन हाउस गैसेज के उत्सर्जन को कम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयास है विभिन्न देशों के लिए। अब क्या है एनेक्स, इसमें कंट्रियों को 2 भागों में बांटा गया, एनेक्स कंट्री, नॉन एनेक्स कंट्री। एनेक्स कंट्री को 2 भागों में बांटा गया, एनेक्स 1, एनेक्स 2। अब क्या है मैं सब समझाऊंगा, समझते हैं। फिर कार्बन ट्रेडिंग के बारे में बहुत आसानी से आपको समझा दूंगा, शायद आप लोग किताबों में उलझ के रह जाए, वो उलझन खत्म कर दूंगा मैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या है, पहला मैकेनिज्म, इसमें ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना था, प्रभावी हुआ 2005 को। और इसके बाद 2008 से 2012 तक में पहला जो है एक टारगेट दिया गया, एक लक्ष्य दिया गया। देखो मैं आसान भाषा में बताऊं, जैसे घर वाले कहते रहते हैं ना, पढ़ो 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 पढ़ो। अब आप पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो कुछ नहीं, माता जी आपकी बोलती रहेंगे अरे बेटा पढ़, अरे बेटा पढ़, अरे बेटा पढ़। लेकिन अब टीचर का काम क्या होता है, टीचर कहता है भाई 5 दिन बाद टेस्ट है, 5 दिन बाद टेस्ट है। अब आप पढ़ोगे ही, क्योंकि टेस्ट में नंबर अच्छे लाने हैं। तो एक तरह से क्योटो प्रोटोकॉल इस तरीके का एक टारगेट दे दिया कि भाई 5 दिन में इतने यूनिट का टेस्ट होगा। तो उसी तरीके से क्योटो प्रोटोकॉल में एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया कि भाई 2000, अभी तक तो यही हो रहा था ना कि ग्रीन हाउस का उत्सर्जन कम करो कम करो कम करो कम करो कम करो, कोई कर रहा है नहीं कर रहा है। लेकिन एक बाध्यता बना दी गई कि 2008 से 2012 तक जितने भी एनेक्स कंट्री हैं, अब इसको लेकर के अभी मैं आगे चर्चा करूंगा कि एनेक्स और नॉन एनेक्स क्या है, अभी समझ में आ जाएगा। विकसित और विकासशील देशों में कुछ बंटवारा किया गया, जिम्मेदारियां दी गई। देखो जो जलवायु परिवर्तन है, जो पर्यावरण है, वो सबकी साझा जिम्मेदारी है। हम सबकी साझा जिम्मेदारी है, हम जलवायु परिवर्तन को, पर्यावरण को सुरक्षित रखें। लेकिन चूंकि औद्योगिक क्रांति हुई और विभिन्न देशों के विकास के स्तर में अलग अलग, क्योंकि पहले तो औपनिवेशिक देश थे, साम्राज्यवादी शक्तियां थी, दूसरे देशों को शोषणकारी शक्ति थी। तो हर देश विकसित अर्थव्यवस्था के तौर पे नहीं है। कुछ देशों ने पहले विकास कर लिया, पहले औपनिवेशिक शोषण किया। कुछ देश अभी नव स्वतंत्र देश हैं, अभी अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं, जैसे भारत। तो देशों को 2 भागों में बांटा गया, सबको एक साथ नहीं दौड़ा सकते, कुछ को रिजर्व, कुछ को छूट प्रदान की गई। तो साझा तो है, पर्यावरण को हमें साझा उत्तरदायित्व तो है कि हमें पर्यावरण को संरक्षित करना है, लेकिन साझा परंतु विभेदकारी कुछ उसमें, जैसे आरक्षण जैसी बात है ना, कि भाई सब बराबर तो हैं, समता का अधिकार तो है, लेकिन कुछ लोगों को हम ज्यादा स्पेशल राइट देंगे। तो विकासशील देशों को कुछ स्पेशल राइट दिए गए और विकसित देशों के ऊपर बाध्यताएं लगा दी गई कि आपको ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम करना है। ग्रीन हाउस गैसेस क्या है मैंने बताया था, है ना, वो गैसेस जो ऊष्मा को सोख लेती हैं और वायुमंडल में इनकी सांद्रता बढ़ती जा रही है ना, और जिसके कारण से वैश्विक तापन हो रहा है। पृथ्वी ग्रह, वैश्विक तापन क्या है, पृथ्वी ग्रह का तापमान बढ़ रहा है, बस यही है। पृथ्वी के स्थल मंडल का, जल मंडल का, वायुमंडल का तापमान बढ़ रहा है, यही वैश्विक तापन है। और जिसके परिणाम स्वरूप टेम्परेचर 2000 पिछले 100 वर्षों में 0.75% बढ़ चुका है। और 21वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने कहा है कि 3% से लेकर के 8% या 11% तक बढ़ सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापक दुष्परिणाम होंगे। ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, महाद्वीपों में तटीय क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे, जैव विविधता का ह्रास हो जाएगा, विभिन्न चीजें, ओजोन क्षरण जो है वो उसकी दर बढ़ जाएगी, सब चीजें वैज्ञानिकों ने बताया। और उसी को लेकर के क्योटो प्रोटोकॉल किया गया कि भैया आप कार्बन एमिशन कम करो, अब आप ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करो अपने अपने देशों में। तो क्या सिस्टम बनाया गया, किस तरीके से एनेक्स और नॉन एनेक्स कंट्री बनाई गई, ये सब चीजें समझाऊंगा।
तो अब मैं आगे चलता हूं आपको, देखो मैं बहुत इजीली आपको समझाता चला जाऊंगा, कुछ नहीं है, पहले एक बार थोड़ा सा जान लो। 11 दिसंबर 1997 को यह अपनाया गया और इससे जुड़े हुए विस्तृत जो नियम है, नियम कानून जो बनाए गए वो मराकेश मोरक्को में 2001 में COP 7 में हुए और 16 फरवरी 2005 को यह प्रभावी हो गया। कब प्रभावी बना? 1997 में अपनाया गया और 2005 में प्रभावी हुआ, यह जरूर याद रखिएगा। और इसका अंतिम उद्देश्य है कि हर ऐसी मानवीय गतिविधि को रोक लगाना जिससे पर्यावरण के लिए खतरा पैदा करता हो। इसका अंतिम उद्देश्य यही है। क्योटो प्रोटोकॉल का अंतिम उद्देश्य क्या है? हर ऐसी मानवीय गतिविधि से रोक लगाना जिससे पर्यावरण के लिए खतरा पैदा हो रहा हो। कोई दिक्कत, बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ चीजों को बस इजीली समझते जाना है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आप लोगों को ले चलता हूं। ये तो क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में। अब देखो, क्योटो प्रोटोकॉल जब बना तो प्रतिबद्धताएं बांध दी गई। अब कैसे प्रतिबद्धताएं बांधी गई, यही चीज मैं बता रहा हूं। ठीक है, इस पूरे के पूरे इसको हम कह सकते हैं साझा परंतु विभेदकारी उत्तरदायित्व का सिद्धांत दिया गया क्योटो प्रोटोकॉल में कि भाई पर्यावरण को बचाना हम सबकी साझा जिम्मेदारी है, चाहे आप विकासशील देश हो चाहे विकसित देश हो। लेकिन विभेदकारी दायित्व सबको अलग अलग दिया गया, किसी को दायित्व रहित कर दिया गया, किसी को दायित्व दिया गया। ठीक है, दायित्व का सिद्धांत। अब इसके लिए किया क्या गया, दो देशों को दो भागों में बांट दिया गया। पहला एनेक्स कंट्री, दूसरा है नॉन एनेक्स कंट्री। पहला एनेक्स कंट्री, दूसरा है नॉन एनेक्स कंट्री। क्या है? पहला एनेक्स कंट्री, दूसरा नॉन एनेक्स कंट्री। अब क्या है एनेक्स, क्या है नॉन एनेक्स, ये समझिए। पहले उसमें विकसित देश रखे गए। पहले उसमें क्या रखे गए? विकसित देश। अब देखो, विकसित देशों में एक पूरे की पूरी संस्था बनी थी। इस संस्था का बता रहा हूं, इस संस्था का नाम है आर्थिक सहयोग विकास संगठन। इसको बोलते हैं हम OECD। ये संस्था 1961 में बन गई थी। ये संस्था 1961 में बन गई थी और इस संस्था में 37 सदस्य देश हैं। कितने देश हैं? 37 सदस्य देश। एक संस्था बनी OECD, आर्थिक सहयोग विकास संगठन। इसमें 37 देश हैं और इसमें जितने भी देश हैं ये सभी के सभी देश क्या हैं? लगभग विकसित अर्थव्यवस्थाएं। विकसित अर्थव्यवस्थाएं जहां पे औद्योगिकरण हो चुका है। तो एक अंतर सरकारी पैनल है ये, यूनाइटेड नेशन के प्रेक्षक के तौर पे है ये। और इस संस्था में लगभग, तो ये जो विकसित देश हैं इसमें OECD के सभी सदस्य ले लिए गए। कौन ले लिए गए? इसमें OECD के सभी सदस्य ले लिए गए। ठीक, 1992 में जितने लोग 1992 तक जितने OECD के सदस्य बन चुके थे उन सबको ले लिया गया इसमें। ठीक, और यूनाइटेड नेशन EU भी इसके अंतर्गत सम्मिलित है। यूरोपीय यूनियन के भी सदस्य देश इसमें सम्मिलित हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है संक्रमणशील अर्थव्यवस्थाएं, इसको बोलते हैं इकोनॉमी इन ट्रांजिशन। तो EIT कंट्री हैं, इनको भी ले लिया गया विकसित अर्थव्यवस्थाओं में। OECD के सदस्य देश, EIT और EU, इतने लोग जो है ये आपका Annex 1 में। अब देखो, Annex 1 में किनको लिया गया? डेवलप्ड कंट्री को, जिनकी अर्थव्यवस्थाएं विकसित हो चुकी थी, यानी जहां पे औद्योगिकरण पूर्ण मात्रा में हो गया था। अब खुद देखिए, आज आप जाएंगे पिछले 200 साल का इतिहास आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि हर देश की परिस्थिति एक जैसी नहीं रही। पहले तो पूरे यूरोप जो है पूरे विश्व में साम्राज्य रखता था, है ना। अमेरिका जैसा देश जब इसका उद्भव हुआ, यह भी साम्राज्यवादी शक्ति में सम्मिलित हो गया। तो इन देशों ने प्रकृति का सर्वाधिक दोहन किया है और सर्वाधिक दोहन औद्योगिकरण सबसे पहले इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ, फिर यूरोप में हुआ, फिर अमेरिका में गया, फिर जापान में गया। तो सबसे ज्यादा जिन देशों ने प्रकृति का दोहन किया है, सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन किया, इन देशों के ऊपर सबसे ज्यादा दायित्व है कि अपने कार्बन उत्सर्जन को ये क्या करें? पूरी तरीके से रोक दे। तो विकसित देश औद्योगिक देश हैं, जहां पर यहां पे उच्च आय दर है, जो मानव विकास सूचकांक है उसमें एक उच्च स्थान रखते हैं। यहां पे साक्षरता का स्तर अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा है, उच्च आय दर है। ये विकसित अर्थव्यवस्थाओं के रूप में विकसित हो चुके हैं और इनको दो भागों में बांटा गया। ठीक, इनको दो भागों में। पहला भाग है Annex 1। देखो, Annex के अंतर्गत ही Annex 1 और Annex 2। ठीक, अब एक चीज समझिएगा, ये जितने भी देश हैं Annex 1 में क्या है? Annex 1 में कितने देश हैं? OECD कंट्री हैं, आर्थिक सहयोग विकास संगठन के देश हैं, EIT हैं, है ना, इकोनॉमी इन ट्रांजिशन फेज, और EU, ये सब एक ही साथ जुड़ जाते हैं। ठीक, समझ रहे हैं ना। अब EU के सदस्य भी OECD के सदस्य हैं, सीधी साफ सी बात। तो कहने का मतलब है, पहला एनेक्स जो है इसके अंतर्गत इन देशों को रखा गया। ठीक, और इनकी जिम्मेदारी क्या थी? कार्बन उत्सर्जन कम करना।
पहली कैटेगरी की जिम्मेदारी क्या है? कार्बन उत्सर्जन को कम करना। इनके ऊपर बाध्यताएं रख दी गई कि आपको कार्बन उत्सर्जन कम करना है। कितना कम करना है इसके लिए बताया गया, एक पूरा प्रारूप बनाया गया कि भाई इतना इतना लक्ष्य है आप सभी का कार्बन उत्सर्जन करने का। इसके लिए एक और कैटेगरी बनाई गई, मैं अभी बताऊंगा उसका। तो जो NX1 कंट्री है, NX को भी दो भागों में बांट दिया गया, NXA, NXB, NX1, NX2, NX1, NX2। जो क्योटो प्रोटोकॉल के तहत NX कंट्री, नॉन NX कंट्री, NX कंट्री को भी दो भागों में बांटा गया, NX1, NX2। ठीक, NX1, NX2 दो भागों में बांट दिया गया। NX1 को क्या किया गया? NX1 में OECD और EIT, इकोनॉमी इन ट्रांजिशन, संक्रमणशील अर्थव्यवस्थाएं, है ना, EU के देश भी इसी के अंतर्गत सम्मिलित हैं। तो इनके जिम्मेदारी क्या हो गई? इनको कार्बन उत्सर्जन कम करना है, यह जिम्मेदारी दी गई। इसके बाद ये थे नॉन NX देश। अभी देखो इस पे भी आऊंगा, NX2 का क्या जिम्मेदारी है इस पे भी आऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं इधर आके बता रहा हूं। नॉन NX कंट्री विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं, है ना, और अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं, विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं। तो इनको कार्बन उत्सर्जन की कोई बाध्यता नहीं है कि कार्बन उत्सर्जन नहीं करेंगी, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। इनको बाध्यता दी गई है कि भाई आपको कार्बन उत्सर्जन कम करना है, अपना हर चीज का लक्ष्य दिया गया है। पहले 2008 से लेकर 2012 तक पहला लक्ष्य, पहली प्रतिबद्धता दी गई, और दूसरी प्रतिबद्धता 2013 से लेकर 2020 जो अभी चल रही है, दूसरी प्रतिबद्धता क्योटो की चल रही है अभी। ठीक है, तो विकसित देश NX1 सूची में जितने भी हैं, अभी देखो ये बड़ा है, इसी के अंतर्गत तो ये विकासशील देशों को ये कार्बन उत्सर्जन कर सकते हैं। विकासशील देश क्या कर सकते हैं? कार्बन उत्सर्जन कर सकते हैं। विकसित देश कार्बन उत्सर्जन को कम करेंगे, कार्बन उत्सर्जन को कम करेंगे। विकसित देश कार्बन उत्सर्जन को कम करेंगे। विकासशील देश कार्बन उत्सर्जन कर सकते हैं। इनको किसी भी तरीके की कोई दायित्व तो नहीं दिया गया, लेकिन इनका भी दायित्व है कि पर्यावरण को, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन कम करें, लेकिन कोई बाध्यता नहीं है। इनको बाध्यता है, ये बाध्य है, कानूनी तौर पे बाध्य हैं, ये बाध्य नहीं है। बस इतना दिमाग में बैठा लीजिए। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने प्रकृति का सर्वाधिक दोहन कर चुके हैं। ये क्या कर चुके हैं? प्रकृति का सर्वाधिक दोहन ये कर चुके हैं। बस यही समझाना चाहता हूं, बहुत इजी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं बता रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, अब यहां पे ये क्या है? ये जितने भी देश हैं, ठीक, ये जितने भी देश हैं ये सब NX1 में आते हैं। अब क्या हुआ, इनमें से कुछ देशों को NX2, इसी के अंदर एक और श्रेणी बना गई NX2। NX2 का काम क्या है? विकासशील देशों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। किस चीज के लिए? ताकि ये ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को कम ये भी कर पाए। इनको टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराना है, इनको फंड मुहैया कराना है, इनको चीजों को। तो ये इनका का एक इसी के अंदर NX1 कंट्री में NX2 भी आता है। NX1 कंट्री ही NX2 कंट्री है, लेकिन एक इसी के अंदर एक छोटा सा ग्रुप बना दिया गया NX1 के देशों से ही कुछ देशों को, जिनकी जिम्मेदारी हो गई फंड मुहैया कराने की। जिनके जिम्मेदारी हो गई फंड मुहैया कराने की। चीजों को समझो, देखो समझोगे आसानी से समझ में आ जाएगा। NX1 कंट्री मतलब सारे देश, सारे जितने OECD देश हैं, EIT के सदस्य हैं, सब इन्हीं में से कुछ देशों को मिलाकर के NX2 बना दिया गया। इन्हीं देशों को मिलाकर, कुछ को, सबको नहीं, कुछ को NX2 बना गया, जिनकी जिम्मेदारी हो गई विकासशील देशों को पैसा देना है, फंड मुहैया कराना है। बस इतनी सी बात है। ठीक है, शायद मुझे लगता है इतना दिमाग समझ गए होंगे आप लोग। ठीक, तो पहली चीज आपको क्या समझना है? पहली चीज समझना है कि क्योटो प्रोटोकॉल में देशों को दो भागों में बांटा गया है ना। पहला NX कंट्री, दूसरा नॉन NX कंट्री। NX कंट्री में क्या किया गया? NX कंट्री वो देश हैं जो विकसित डेवलप्ड इकोनॉमी हैं, जिनकी उच्च आय दर हो चुकी है, जहां पे औद्योगिक गतिविधियां उच्चतर स्तर पर हुई हैं, जिन्होंने कार्बन उत्सर्जन सबसे ज़्यादा किया है, ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन सबसे ज़्यादा किया है, जो पहले चरण में रहे हैं। ठीक है, तो इन देशों को 1992 से पहले जितने भी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में OECD कंट्री के तौर पे हो चुके थे, वो सबको एक साथ रख दिया गया, और संक्रमणशील अर्थव्यवस्था वालों को एक साथ रख दिया गया। लगभग 37 देश थे ये, और एक साथ रखने के बाद इन्हीं में से कुछ देशों को निकाल करके दूसरी कैटेगरी बना दी गई, जिनकी जिम्मेदारी हो गई कि आप वित्तीय सहायता मुहैया कराएंगे किनको? विकासशील देशों को। और ये विकासशील कौन है? नॉन NX कंट्री हैं। इनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं कि कार्बन उत्सर्जन को लेकर करें या ना करें, कोई बाध्यता नहीं है। NX कंट्री को कार्बन उत्सर्जन कम करना है, कार्बन इमिशन कम करना है, NX कंट्री को कार्बन इमिशन कम करना है, NX कंट्री को कार्बन इमिशन कम करना है। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा जीरो कर देंगे, जितना हो रहा है उसमें से उन्होंने एक प्रतिशत सबको एक, अब इसको लेकर दो कैटेगरी और बनाई गई।
इसको लेकर के दो कैटेगरी और बनाई गई। ये तो हो गया NX1 NX2, आपको समझ में आ गया। अब दो कैटेगरी क्या बनाई गई, यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं। एक कैटेगरी बनाई गई आपकी NXA और दूसरी बनाई गई NXB। ठीक, समझिए बात को, समझिए। अभी देखो दिमाग में डालिए, NX1 और NX नॉन NX कंट्री। देखो अब यहां पे एक बार और समझ लो चीजों को। क्योटो प्रोटोकॉल में देशों को दो भागों में बांटा गया, NX फर्स्ट और NX कंट्री, नॉन NX कंट्री। सबसे पहले ये चीज है, हाँ माफ करिएगा, पहले बनाया गया क्या, NX कंट्री, नॉन NX कंट्री, नॉन NX कंट्री। ठीक है, इसको दो भागों में बांटा गया, NX फर्स्ट, NX सेकेंड। ठीक, NX फर्स्ट, NX कंट्रियों को बाध्यता है कि इनको क्या करना है, कार्बन उत्सर्जन कम करना है। कार्बन उत्सर्जन इनको क्या करना है, कम करना है, उत्सर्जन इनको कम करना है। NX नॉन NX कंट्री को कार्बन उत्सर्जन को कम करने की कोई बाध्यता नहीं है, कार्बन उत्सर्जन को कम करने की कोई बाध्यता नहीं है, इनको कोई बाध्यता नहीं है, इनको कार्बन उत्सर्जन कम करना है। लेकिन कितना कम करना है, कितना, कौन सा देश कितना कार्बन उत्सर्जन कम करेगा, यह बताया गया NXB पे। कहां बताया गया है, NX1 के देशों को कितना कार्बन उत्सर्जन कम करना है, इससे संबंधित जानकारी ये इस पे दी गई है, NXB पे। ठीक, और किन किन गैसों को कम करना है उसकी जानकारी दी गई NXA पे। समझिए बात को। अब देखो यहीं पे चीजों को जोड़ना है, यहीं पे आप जो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, NXA और NXB वो मसौदा है जिसमें यह जानकारी दी गई है कि किन किन देशों को कितना कितना लक्ष्य दिया गया है, कितना ग्रीन हाउस गैस को कम करने का लक्ष्य दिया गया है, उसकी जानकारी NXB पे दी गई है। और कौन कौन सी गैसों को कम किया जाएगा, वो 6 गैसें कौन है ग्रीन हाउस गैस की जिनको कम करना है, जिनके उत्सर्जन को कम करना है, उसकी जानकारी कहां दी गई है, NXA पे। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, नाइट्रस ऑक्साइड, है ना। तो ये सारी चीजें यहां पर दी गई है, पर फ्लोरोकार्बन, हेक्साफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये सारी चीजें जितनी भी गैसेज हैं उनकी जानकारी दी गई है NXA पे। अब समझो, अब बताओ कोई दिक्कत है, मुझे लग रहा है अभी इतना समझ में आ गया होगा, इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है, इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योटो प्रोटोकॉल, देशों को दो भागों में बांटा गया, NX कंट्री, नॉन NX कंट्री। NX कंट्री में विकासशील अर्थव्यवस्थाएं थी, नॉन X में माफ करिएगा, NX कंट्री विकसित अर्थव्यवस्थाएं, नॉन NX कंट्री विकासशील अर्थव्यवस्थाएं। NX कंट्री को दो भागों में बांटा गया, NX1 NX2। NX1 जितनी भी कंट्री हैं सबको कार्बन उत्सर्जन कम करना है, इन्हीं में से एक छोटा सा ग्रुप बना दिया गया। ठीक है, एक इन्हीं में से एक छोटा सा ग्रुप बना दिया, ये हो गया NX1 और इन्हीं के अंदर बना गया NX2। NX2 का कम, मतलब सभी NX2 कंट्रियां क्या है, NX1 कंट्रियां हैं। यही NX कंट्रियों में से कुछ कंट्रियों को दायित्व दे दिया गया कि आप विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को फंडिंग उपलब्ध कराएंगे, बस इतनी सी बात है। और कौन कंट्री कितना गैस का उत्सर्जन कम करेगी उसका मसौदा NXB पे लिख दिया गया, और किन गैसों को कम करना है उसको NXA पे लिख दिया गया। तो NX1 क्या है, NX2 क्या है, NXA क्या है, NXB क्या है, क्लियर। बहुत छोटी सी बात है, यदि नहीं समझ में आया हो तो बादाम खाना शुरू कर दो। ठीक है, कुछ है नहीं, बहुत आसान है, इजी है। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं, अभी आगे और चलते हैं। तो ये बात हो गई मोटा मोटी NX क्या है, नॉन NX क्या है, ये बात हो गई मोटा मोटी। अब इसको लेकर के कि भाई कार्बन उत्सर्जन कैसे कम किया जाएगा, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं NXB पे, उसके लिए एक मैकेनिज्म बनाया गया, क्योटो फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म। क्योटो फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म क्या है, इसको समझना है। ठीक है, क्योटो फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म क्या है, इसको समझना है। इसके तहत दो भागों में इसको बांट दिया गया, कैसे अब कार्बन एमिशन कम किया जाएगा, इसको लेकर के पूरी की पूरी जानकारी है, कैसे कार्बन एमिशन कम किया जाएगा। ठीक है, वही चीज को लेकर के अब चर्चा करेंगे हम। ठीक है बच्चों, इजी है, ध्यान से समझना इसको। ठीक है, ये भी इजी है, ध्यान से समझना है आपको। इसमें से पहला भाग बनाया गया प्रोजेक्ट बेस, पहला तरीका बनाया गया कि प्रोजेक्ट बेस। अब तरीका क्या होगा कार्बन एमिशन को कम करने का, तो पहला बनाया गया प्रोजेक्ट बेस, दूसरा बनाया गया आपका क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, मात्रात्मक आधार पे बाध्यताएं लगाई गई, मात्रात्मक आधार पे बाध्यताएं लगाई गई, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लगाया गया, और दूसरा बनाया गया प्रोजेक्ट बेस
ठीक, परियोजना के आधार पे। अब क्या है परियोजना के आधार पे, क्या है क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, मात्रात्मक आधार पे कैसे बाध्यताएं लगाई गई, ये चीज अब आपको समझना है। ठीक, देखिए जितने भी देश एनेक्स 1 कंट्री थे, इनको क्या करना है, कार्बन एमिशन कम करना है। जो एनेक्स कंट्री हैं उनमें कैटेगरी 1 वाले जो देश हैं, इनको क्या करना है, कार्बन एमिशन कम करना है। बात सही है। तो हर देश को एक लक्ष्य दिया गया है। मान लीजिए यदि कोई देश है, मान लीजिए कोई देश है, देश ए है, कंट्री ए है, कंट्री ए को टारगेट दिया गया कि आपको 100 टन कार्बन उत्सर्जन करना है। मतलब आपका लक्ष्य बना दिया गया कि 100 टन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितना है, 100 टन। कंट्री ए है, देश कंट्री ए है जिसको टारगेट दिया गया कि आपको 100 टन कार्बन एमिशन करना है, मान लीजिए। ठीक है, इसका यूनिट बनाया गया AAU, इसको बोलते हैं असाइंड अलाउड यूनिट, असाइंड अलाउड यूनिट। ठीक है, अब इसको मैं अभी चर्चा करूंगा। तो कोई कंट्री ए है जिसको 100 टन कार्बन एमिशन करने को लेकर के उसको अलाउ किया गया कि आप 100 टन कार्बन एमिशन करोगे, इससे ज्यादा नहीं करोगे, है ना। इससे ज्यादा ही करता रहोगे तभी उसके लक्ष्य को कम करके 100 टन कर दिया गया। यहां पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए। ठीक है, अब 100 टन कार्बन एमिशन आप करोगे। अब मान लो इस देश ने सिर्फ 80 टन किया, 80 टन किया। कितना लक्ष्य दिया गया था, कितना इसका मैक्सिमम टारगेट था, 100, कि इसको 100 ही करना है, लेकिन किया कितना इसने, 80। तो इसके पास एक क्रेडिट हो गया ना, कितना क्रेडिट हो गया, 20 टन का इसके पास क्रेडिट हो गया, 20 टन का इसके पास क्रेडिट हो गया, 20 टन इसके पास कार्बन क्रेडिट हो गया। मतलब 20 टन इसने नहीं किया, बचा लिया। 100 करना था, किया 80, तो 20 इसके पास बच गया। क्लियर, 100 करना था, किया 80 ही, बच कितना गया, 20। इजी है। अब कंट्री बी है, कोई कंट्री बी है, कंट्री बी को टारगेट दिया गया था 70 टन कि भाई आपको 70 टन ही कार्बन एमिशन करना है। शायद बहुत ज्यादा करता रहा हो तो इसको 70 टन दे दिया गया। ठीक है, अब 70 टन कार्बन एमिशन करने के चक्कर में इसने कर दिया 90 टन। मान लो डेवलपमेंट ज्यादा हो गया, कार्बन उत्सर्जन इसने कर दिया ज्यादा। ठीक है, कार्बन उत्सर्जन हो गया इससे ज्यादा, तो क्या हो गया, मान लीजिए इसने 20 टन ज्यादा कर दिया, इसने 20 टन ज्यादा कर दिया। टारगेट तो इसको 70 से ज्यादा करना ही नहीं था, लेकिन इसने क्या कर दिया, 20 से ज्यादा। तो ऐसा थोड़ा ना कि देश को फांसी की सजा में चढ़ा देंगे, कुछ कर देंगे, नहीं, कुछ नहीं। आपको क्या करना है, इस कंट्री से, ये जो दूसरी ये कंट्री ए है, इसके पास 20 टन का कार्बन क्रेडिट है, तो आप क्या करोगे, इससे खरीद लोगे, खत्म बात, है ना। तो कार्बन ट्रेडिंग चालू हो गया। तो आप समझिएगा, पहले क्या किया गया, जो अब हमें क्योटो प्रोटोकॉल में एक मैकेनिज्म बनाया गया जिसके तहत ये बाध्यताएं लाद दी गई एनेक्स कंट्रियों पर, विकसित अर्थव्यवस्थाओं पर ये बाध्यताएं लाद दी गई कि आपको क्या करना है, कार्बन उत्सर्जन कम करना है। ठीक है, और सबको एनेक्स बी पे लक्ष्य दे दिया गया कि आप इतना कार्बन उत्सर्जन करोगे, आप इतना करोगे, आपको इतना करना, आपको इससे ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, और जो देश कार्बन उत्सर्जन कम करता है तो उसको क्रेडिट हो जाता है, जो ज्यादा करता है वो माइनस में चला जाता है। यही बात है भाई, 70 दिया गया, 90 उत्सर्जन कर रहे हो, इसका मतलब 20 टन आपको, तो 20 टन क्या कर सकते हो, दूसरे से खरीद सकते हो। इसी बोलते हैं कार्बन ट्रेडिंग। ठीक है, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन जो है, अब एक कार्बन ट्रेडिंग करेंगे कैसे, इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग बोलते हैं इसको करेंगे कैसे, इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग, अंतरराष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार। समझ रहे बात को। तो इसके लिए एक संस्था है IET, इसके तहत आप ये कार्बन ट्रेडिंग करेंगे। क्वांटिटेटिव आधार अभी आपको सिर्फ बता रहा हूं मैं, है ना, आगे मत सोचिएगा, सिर्फ क्वांटिटेटिव में समझिएगा। जितने भी एनेक्स कंट्री थे उनको कार्बन उत्सर्जन की दर को निश्चित किया गया था। यदि वो उस कार्बन उत्सर्जन की दर से कम उत्सर्जन करते हैं, जैसे 100 टन दिया गया, 80 ही किया, तो 20 उसके पास प्लस हो गया, कार्बन क्रेडिट हो गया। और यदि 70 टन उसको करना था, यदि किसी को 70 टन करना था, उसने 90 टन कर दिया, तो 20 माइनस हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकता है, वो उस कंट्री से जिसके पास कार्बन क्रेडिट है उससे कार्बन क्रेडिट खरीद सकता है। तो बराबर हो गया उसका, उसने 20 टन खरीद लिया तो बराबर हो गया, यानी उतना पैसा उसने दे दिया उसको। तो कार्बन ट्रेडिंग चालू हो गया। क्या हो गया बच्चों, कार्बन ट्रेडिंग चालू हो गया। किसके तहत, इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग IET के तहत, इंटरनेशनल ट्रेडिंग सेंटर IET के तहत कार्बन
ठीक है, क्लियर, कार्बन ट्रेडिंग चालू हो गया। और इसका यूनिट क्या है, असाइंड अलाउड यूनिट, जितना यूनिट अलाउ किया गया, कितना अलाउ किया गया वो एनेक्स बी पे लिखा हुआ है कि इतना आपको अलाउड है, आप इतना ही कार्बन उत्सर्जन करेंगे ना, इससे ज्यादा कम करेंगे तो आपके, इससे ज्यादा करेंगे तो आप माइनस में चले जाएंगे, कम करेंगे तो आपको, तो एक तरीका ये हो गया। ठीक, अब आगे चलते हैं। ठीक है, मैं आगे चलता हूं, फिर आप लोगों को कोई दिक्कत होगी तो मैं बताऊंगा। ये हो गया पहला तरीका, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन के आधार पे कैसे करना है। दूसरा है प्रोजेक्ट बेस, परियोजना के आधार पे। परियोजना के आधार पे भी आप कार्बन उत्सर्जन कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करना है उसी को लेकर के। तो इसके तहत क्या किया गया, इसके तहत देखो कार्बन तकनीकी का कार्बन क्रेडिट से उत्पादन किया जाए, जिससे देखो आमतौर पर होता है कि हर देश भाई रिस्ट्रिक्शन जो लगाया गया किसी देश के ऊपर, मान लो जिसके ऊपर 100 टन का रिस्ट्रिक्शन लगाया गया, हो सकता है वो 150 टन करता रहा हो, तो उसको कम करके 100 टन कर दिया गया, है ना। जो 120 टन करता था उसे 70 टन कर दिया गया हो। तो पहले आप क्या करते थे, ज़्यादा एमिशन करते थे, कम कहा गया कि भाई अब इतना ज़्यादा मत करिए, कम करिए, है ना। इसके लिए क्या है, पहले चरण में है 1990 के स्तर का 5% कमी करनी है, और दूसरे चरण में कितना है, 1990 के स्तर की 18% कमी करनी है। अभी आगे इसी पे आऊंगा, कमी का कितना दायरा बनाया गया है, किसको कितना कम करना है, वो एक पूरा तरीका बनाया गया है। 1990 के स्तर का 5% कम पहले चरण में, और दूसरे चरण में क्योटो प्रोटोकॉल में जो अभी चल रहा है 1990 के दशक का 18% कम। पहले 5% था कम करने का, 1990 के दशक में जितना कार्बन एमिशन आप कर रहे थे उससे 5% कम, और इसके बाद 1900 अभी दूसरे चरण में आपको 18% तक ले जाना है उसे, है ना। पहले में आपको 5%, दूसरे में 18%, ये था, यही है पूरा का पूरा सिनेरियो बनाया गया। उसी आधार पे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं। तो किया क्या गया, इसके तहत इन्होंने 2 परियोजनाएं इसके तहत आई। पहला आया, ये प्रोजेक्ट बेस में होता क्या है, पहला होता है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। पहला मैकेनिज्म डेवलप किया इन्होंने, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। क्या किया, पहला मैकेनिज्म क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा है आपका JI, इसको बोलते हैं ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन। ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन, ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन। पहला क्या है आपका, पहला है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, दूसरा है ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन। 2 तरीके की परियोजनाएं लग सकती हैं, पहला लगेगा ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन, दूसरा है क्लीन डेवलपमेंट में इंप्लीमेंटेशन। देखो बहुत आसान है दोनों भी, ये दोनों भी बहुत आसान है, समझिएगा। ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन में ये होता है, जैसे कोई एनेक्स कंट्री है ना, मान लो एनेक्स कंट्री है तो सभी कंट्रियों को कार्बन उत्सर्जन कम करना है ना। तो एनेक्स कंट्री, यदि कोई एनेक्स कंट्री किसी दूसरी एनेक्स कंट्री में, कोई एनेक्स कंट्री किसी दूसरी एनेक्स कंट्री में क्या करती है, ऐसे प्रोजेक्ट लगाती है, ऐसे प्रोजेक्ट लगाती है जिससे कार्बन उत्सर्जन कम हो जाए। नहीं समझे, मान लीजिए कंट्री ए है, कंट्री बी में, ठीक है, कंट्री बी में क्या, कंट्री ए ने क्या किया, थोड़ा पैसा खर्च किया और यहां पे क्या कर दिया इसने, कई सारे तकनीकी और बहुत सारे प्रोजेक्ट लगा दिए, ठीक है। इसको बोलते हैं ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन। ये दोनों एनेक्स कंट्री हैं, दोनों कैसी कंट्री है, एनेक्स कंट्री, दोनों के ऊपर बाध्यता है कि दोनों को कार्बन उत्सर्जन कम करना है। तो ऐसी स्थिति में कंट्री ए ने क्या किया, कंट्री बी पे फंडिंग की और कंट्री बी पे कई सारे प्रोजेक्ट लगा दिए कि जिससे वहां कार्बन उत्सर्जन कम हो। तो इसके आधार पे इस कंट्री में जितना कार्बन उत्सर्जन कम होगा इस देश को कार्बन क्रेडिट हो जाएगा। मान लो यहां पे प्रोजेक्ट लगाने के आधार पे 20 टन कार्बन उत्सर्जन कम हुआ, 20 टन कार्बन उत्सर्जन कम हुआ, तो क्या हो जाएगा, कंट्री ए जो आपकी है, कंट्री ए के पास 20 टन कार्बन क्रेडिट आ जाएगा, जिसको किसी को भी बेच सकता है। समझ रहे हो, अपने मान लो कोई देश है जो अपने देश में भी कार्बन उत्सर्जन कम कर रहा है, अपने ही देश के पूरे प्रोजेक्ट को दूसरे देश, दूसरे एनेक्स कंट्री पे उसने क्या किया, प्रोजेक्ट लगा दिया और वहां पर भी कार्बन एमिशन को कम कर दिया, कार्बन उत्सर्जन को कम कर दिया। तो क्या हो गया, ये भी क्या हो गया आपका ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन। 2 एनेक्स कंट्री में से कोई एनेक्स कंट्री दूसरे देश में परियोजना लगा करके प्रोजेक्ट बेस ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन के माध्यम से क्या कर सकती है, कार्बन इमिशन को कम कर सकती है, और जितना कार्बन इमिशन उस देश में कम होगा वो उस देश का कार्बन क्रेडिट बन जाएगा। यानी कि कंट्री ए ने दूसरे देश का भी कार्बन कम किया, जिस कारण से तो तभी तो अभी 20 टन उसके पास क्रेडिट हो गया, इसको बेच लेगा किसी को, उसको भी तो पैसा आएगा। तो एक तरीके से पूरा व्यापार बना दिया गया, कार्बन उत्सर्जन को कम करने का एक व्यापार बना दिया गया। ये तो हो गया ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। अब दूसरे में चलते हैं। दूसरा आपका
क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्या है? इसका यूनिट क्या बनाया गया? इसका यूनिट अलग है। देखो इसका यूनिट है इमिशन रिडक्शन यूनिट, इसका यूनिट है ERU। जैसे इसका यूनिट था AAU असाइंड अलाउड यूनिट, ऐसे इसका है ERU। अलग अलग यूनिट बनाए गए हैं, इमिशन रिडक्शन यूनिट। अब क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म पे चलते हैं। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्या है? इसके तहत ये एनेक्स कंट्री किसी नॉन एनेक्स कंट्री पे, एनेक्स कंट्री किसी नॉन एनेक्स कंट्री पे क्या कर सकते हैं? परियोजना लगा सकते हैं ताकि वहां का कार्बन एमिशन कम हो जाए। कोई एनेक्स कंट्री मतलब विकसित अर्थव्यवस्था, मतलब जिसको कार्बन एमिशन को कम करने की बाध्यता है, किसी नॉन एनेक्स कंट्री में जिसको कार्बन उत्सर्जन की बाध्यता नहीं है, वहां पर प्रोजेक्ट लगाकर क्या कर सकती है? वहां के कार्बन एमिशन को कम कर सकती है, और जितना कार्बन एमिशन कम करेगी उस देश को उतना कार्बन क्रेडिट हो जाएगा जिसको वो बेच सकता है। इसको बोलते हैं क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, और इसका जो यूनिट है इसको बोलते हैं, इस यूनिट को CER, इसको बोलते हैं सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन। CER सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन, इसको बोलते हैं इमिशन रिडक्शन यूनिट, जो JI के तहत होता है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के तहत होता है आपका सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन। और जो आपका क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन था, इसके तहत यूनिट है आपका AAU असाइंड अलाउड यूनिट, जितना असाइन किया गया इतना अलाउ किया गया है। ठीक है, तो ये बहुत आसानी से मैंने एक बड़ी विषय वस्तु को आपको समझाने का प्रयास किया। अब आप लोग मुझे बताएं, तो चलिए एक बार थोड़ा सा फिर से इसको समझिए, अपने दिमाग को खोलिए और एक बार फिर से समझिए। ठीक है, चीज़ों को समझते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत जो ग्रीन हाउस गैस हैं, क्योटो प्रोटोकॉल के तहत जो ग्रीन हाउस गैस है उसके उत्सर्जन को लेकर के एक तरीका बनाया जिसको बोलते हैं क्योटो फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म। ठीक है, इसके तहत दो तरीके बनाए गए। पहला तरीका बनाया गया क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, पहला ये बनाया गया मात्रात्मक आधार पर बाध्यताएं। और ये कहां पर मात्रात्मक आधार पर बाध्यताएं लगा दी गई? एनेक्स बी मसौदे पे मात्रात्मक आधार पे पूरी बाध्यताएं लगा दी गई। ठीक है, और इसके तहत जो यूनिट है इसको बोलते हैं असाइंड अलाउ यूनिट, यानी कि मतलब कि कितना अलाउ किया गया। उस एनेक्स बी में लिखा होगा ना कि इतना अलाउ है, इससे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन नहीं कर सकते। एनेक्स ए और एनेक्स बी मैंने बताया था, एनेक्स ए में ग्रीन हाउस गैसेज लिखी हुई हैं, जो ग्रीन हाउस गैसेज के उत्सर्जन को हमें कम करना है, उत्सर्जन को कम करना है, और एनेक्स बी में किस देश को कितना उत्सर्जन कम करना है वो चीजें लिखी हुई है ना। तो उसी को बोलते हैं असाइंड अलाउड यूनिट, कितना अलाउ किया गया, AAU, ये यूनिट की बात है। ठीक है, तो इसके तहत ये है कि यदि कोई देश है, मैंने फिर से इसको एक बार फिर समझा देता हूं कि कोई कंट्री ए है ना, कंट्री ए को असाइंड अलाउड यूनिट कितना है? 100 टन, कि भाई 100 टन से ज्यादा आपको कार्बन उत्सर्जन नहीं करना। ठीक है, उसने किया 80 टन, उसके पास कार्बन क्रेडिट कितना बचा? 20 टन, है ना। कार्बन क्रेडिट कितना बचा? 20 टन। बस वही बात आसानी से कि यदि सब्जी लेने जा रहे हो, माता जी ने 100 रुपए दिए, आपने 80 रुपए में ही पूरी सब्जी ले आए, तो 20 रुपए आपके पास बच गए, एक्स्ट्रा हो गए 20 रुपए, है ना। यदि वही सब्जी आप 120 रुपए में लाते तो क्या होता? 20 रुपए आपके ज्यादा हो जाते। यदि और इसी तरीके से कंट्री बी है, मान लीजिए कोई कंट्री बी है जिसको भी दिया गया, मान लो 100 टन ही मान लो दिया गया, 100 टन कार्बन उत्सर्जन को अलाउ किया गया कि 100 टन कार्बन उत्सर्जन कर सकते हो, इसने 120 टन कर दिया, तो 120 टन कर दिया तो इसके पास 20 की कमी हो गई ना, तो 20 टन ये यहां से खरीद सकता है। खरीदेगा कैसे? इंटरनेशनल इमिशन ट्रेडिंग से। कैसे खरीदेगा? इंटरनेशनल इमिशन ट्रेडिंग से। कैसे खरीदेगा? इंटरनेशनल इमिशन ट्रेडिंग से, IET के द्वारा ये खरीदेगा। ठीक है, कैसे खरीदेगा? इंटरनेशनल इमिशन ट्रेडिंग, अंतरराष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार। तो कार्बन क्रेडिट यही है, कार्बन क्रेडिट बेचना खरीदना, तभी तो कोई देश प्रोत्साहित होगा, है ना। तो एक पूरा का पूरा मैकेनिज्म ये बनाया गया क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन के तहत। ठीक, पहली चीज तो ये। दूसरा बनाया गया प्रोजेक्ट बेस। प्रोजेक्ट बेस के तहत क्या किया गया? दो तरीके बनाए गए। पहला बनाया गया क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। पहला तरीका क्या डेवलप किया गया? क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। दूसरा बनाया गया ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन। CDM में क्या है? CDM में नहीं, पहले ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन समझिए। इसके तहत जो यूनिट है उसको बोलते हैं इमिशन रिडक्शन यूनिट, ERU। जैसे यहां पे क्या था आपका? यहां पे AAU था ना, AAU असाइंड अलाउड यूनिट, वैसे यहां पर है इमिशन रिडक्शन यूनिट। तो इसके तहत ये कोई एनेक्स कंट्री जिसको कार्बन उत्सर्जन कम करना है, किसी दूसरी एनेक्स कंट्री में
किसी दूसरी एनेक्स कंट्री में, यानी उसे भी कार्बन उत्सर्जन कम करना है, वहां पर तकनीकी के आधार पर परियोजना लगा सकती है और उस देश के कार्बन उत्सर्जन को कम कर सकती है। जितना कार्बन उत्सर्जन उस देश में होगा कम, उसी देश में क्या हो जाएगा, उस देश का उतना कार्बन क्रेडिट हो जाएगा। समझ लीजिए, मान लीजिए यहां पे कंट्री ए है, कंट्री बी पे क्या करती है, वो कंट्री ए कंट्री बी पे प्रोजेक्ट लगाती है और यहां पे 20 टन कार्बन इमिशन कम करवाती है, 20 टन का कार्बन इमिशन कम कराती है। तो किसके कार्बन क्रेडिट पे जुड़ जाएगा, कंट्री ए पे। तो कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री पे क्या कर सकती है, वहां पे प्रोजेक्ट लगा के दूसरे कंट्री के कार्बन एमिशन को कम कर सकती है। पहली चीज तो ये। दूसरा ये हो गया आपका ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन। ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन मतलब दोनों देश ऐसे हैं जो एनेक्स कंट्री हैं और दोनों देशों को बाध्यता है कि आपको कम करना है। क्या कम करना है, आपको कार्बन उत्सर्जन कम करना है, तो उसके तहत ही पूरा का पूरा सेक्शन है। और दूसरा आपका CDM क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, इसके तहत जो एनेक्स कंट्री हैं वो नॉन एनेक्स कंट्री पे, यानी कि विकासशील देशों में, विकसित देश विकासशील देशों में ऐसी तकनीकी और टेक्नोलॉजी लगा सकते हैं ताकि वहां का भी कार्बन उत्सर्जन कम हो जाए और जितना उत्सर्जन हो जाएगा वो उनका कार्बन क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या है, सर्टिफाइड इमिशंस रिडक्शन, सर्टिफाइड इमिशंस रिडक्शन। तो आसान भाषा में क्योटो प्रोटोकॉल के तहत देशों को दो भागों में बांट दिया गया, एनेक्स कंट्री, नॉन एनेक्स कंट्री। एनेक्स कंट्री को दो भागों में बांट दिया गया, एनेक्स 1, एनेक्स 2। एनेक्स 1 कंट्री क्या थी, एनेक्स 1 कंट्री विकसित अर्थव्यवस्थाएं, एनेक्स 2 कंट्री जो है ये भी विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं। इन दोनों के ऊपर बाध्यताएं हैं कि आपको कार्बन उत्सर्जन कम करना है, इन दोनों की जिम्मेदारी है कि आपको कार्बन उत्सर्जन कम करना है और कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए इनको क्या करना है, ठीक, ये तरीका दिया गया कि ये तरीका है। इसके लिए एनेक्स बी पे कितना कार्बन उत्सर्जन किसको करना है उसको बनाया गया असाइंड अलाउ यूनिट, कितना आपको अलाउ है, कितना कार्बन एनेक्स बी पे लिखा गया। एनेक्स ए पे किन किन गैसों को आपको कम करना है वो लिख दी गई। और इसके बाद ये दो तरीके बनाए गए, एक पूरा का पूरा क्योटो फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म डेवलप किया गया जिसको क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, और इसके तहत इंटरनेशनल इमिशन ट्रेडिंग के माध्यम से, अंतरराष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार के माध्यम से, है ना, आपको क्या करना, क्या उत्सर्जन कम करना है। और दूसरा क्या बनाया गया आपका प्रोजेक्ट बेस, जिसके माध्यम से ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन और क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन के माध्यम से आपको क्या करना है, जो एनेक्स कंट्री है वो आपस में एक दूसरे का सहयोग करेंगी, प्रोजेक्ट लगाएंगे और वहां पे जो कार्बन एमिशन कम होगा उसका कार्बन ट्रेडिंग किया जाएगा। इसी तरीके से क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म बनाया गया जिसमें एनेक्स कंट्री नॉन एनेक्स कंट्री पे क्या करेगी, प्रोजेक्ट बेस से पूरा का पूरा काम करेगी। बस इतनी सी बात है। अब ये ना समझ में आई हो तो आप इसको दोबारा देखेंगे तब आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। कोई बहुत बड़ी विषय वस्तु नहीं है, आसान ही है। बस ये है कि ये चीज़ें इतनी उलझी हुई हैं कि चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। ठीक है, उलझाव के कारण से दिक्कत है। अब इसको लेकर दो प्रतिबद्धताएं बनाई गई। क्या बनाई गई, दो प्रतिबद्धताएं बनाई गई। दोनों प्रतिबद्धताओं को समझ लीजिए एक बार। दो प्रतिबद्धताएं बनाई गई हैं। पहली प्रतिबद्धता आपकी है 2008 से 2012 तक में। इसमें क्या है, जो औद्योगिक रूप से जितने भी विकसित देश हैं अपने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को 1990 की तुलना में, यानी इसका बेस ईयर रख गया 1990, क्योंकि 1990 से पहले ही ग्रीन हाउस गैसेस में बहुत व्यापक स्तर पर उत्सर्जन, 1975 से लेकर 1990 तक में, 90 के दशक में सर्वाधिक। तो क्या किया गया, औद्योगिक रूप से विकसित देशों में अपने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 1990 की तुलना में 5% तक कटौती करना है। तो जितने एनेक्स कंट्री हैं उनको कितना करना है, उन्हें पहले चरण में क्या करना है, पहला चरण कब से कब है, 2008 से 2012, यानी 5 साल की अवधि। इस 5 साल में उनको 1990 की तुलना में जितना इमिशन उन्होंने 1990 तक किया था उसकी तुलना में 5% तक कमी करनी है। ठीक, पहला टारगेट ये दिया गया। दूसरा, चूंकि ये 8 दिसंबर 2012 को दोहा में फिर से जो है बैठक हुई और उसके तहत चूंकि पहली प्रतिबद्धता खत्म हो रही थी तो फिर दूसरी प्रतिबद्धता 2013 से 2020 के लिए असाइन की गई। और इस अवधि के तहत जो एनेक्स कंट्री हैं उनमें जितने भी शामिल देश हैं सबको ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को 1990 के स्तर से कम करके कितना लाना है, 18%। तो पहले 5% कम करना था, पहले 5% कम करना था, अब कितना कम करना है, 18% के स्तर को कम करना है। ये दो प्रतिबद्धताएं हैं। वैसे ये 5.3 था, एग्जैक्ट 5.3 था, लेकिन 5% आमतौर पे आपको पुस्तकों पे मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा प्रतिबद्धताएं हैं। ये है क्योटो प्रोटोकॉल, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने को लेकर के पूरा मैकेनिज्म। ठीक, मुझे लगता है कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसमें हेक्टिक है, बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली चीज़ है। चीज़ें आसान ही हैं, एक बार दो बार इसको देखेंगे आप समझ जाएंगे। ठीक है,
चलिए अब चीज़ों को एक बार मैं लिखवा